हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम कर रहे हैं टीडीएस और टीडीएस अपने ऑलमोस्ट 60-70% सफ़र को क्रॉस कर चुका है। बस एंड के कुछ सेक्शन सब बचे हुए हैं जो मुझे आपको करवाने हैं। अभी तक हमने सेक्शन 192 किया था, 193 किया था और 192 के अंदर हमने बहुत सारे सेक्शंस किए थे। आज मैं आपको टीच करूंगा 195A, 196, 197, 197A, 198 एंड 199। आज मेरे टारगेट पे ये 6 सेक्शंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और पहला सेक्शन करते हैं 195A, इनकम टैक्स पेबल नेट ऑफ टैक्स, सेक्शन 195A। लेकिन 195A करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप लोग 198 करें, क्योंकि 198 अगर आप कर लोगे तो 195A करने में आपको आसानी रहेगी। तो पहले मैं निकालता हूं 198, आप भी निकाल लीजिए 198। इसी ऑर्डर में आपकी बुक में दे रखी है सारी की सारी थियरी। तो 198 कहता है टैक्स डिडक्टेड इज इनकम रिसीव्ड, सेक्शन 198। तो लिखा हुआ है ऑल सम्स डिडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स शैल फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ असेसी बी डीम्ड टू बी इनकम रिसीव्ड, provided that sum being the tax paid under section 192(1)(a) for the purpose of computing the income of assessee shall not be deemed to be the income received। तो प्रोवाइजो बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं मेन सेक्शन की, जिसमें लिखा हुआ है, दोबारा से पढ़ के दिखाता हूं, ऑल सम्स डिडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स शैल फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ एन असेसी बी डीम्ड टू बी द इनकम रिसीव्ड। तो ध्यान से देखना, मैं टीच कर रहा हूं आप लोगों के लिए सेक्शन 198। ध्यान से देखना इसके लिए, क्योंकि जरूरी सेक्शन है। मैं आपको 195A टीच करना चाहता हूं, उसमें मैं इसकी थोड़ी सी हेल्प लूंगा। पहली क्लास में जहां से मैंने शुरू किया था वहीं से मैं यहां शुरू कर रहा हूं। यहां मैंने लिखा पेयर और यहां मैंने लिखा पेई। यहां से यहां इंटरेस्ट पे किया गया, इंटरेस्ट ऑन लोन अदर देन सिक्योरिटीज कर लेते हैं, और इंटरेस्ट का अमाउंट था 1 लाख रुपीज। जो पेई है मिस्टर एक्स है, रेसिडेंट है, 42 ईयर्स एज है। एग्जाम्पल पहले भी दे चुका हूं, दोबारा देना जरूरी है। इंटरेस्ट यहां पे टीडीएस माइनस किया गया अंडर सेक्शन 194A। 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। आप किसी और सेक्शन का एग्जाम्पल लेना चाहो तो वो एग्जाम्पल भी ले सकते हो, और एट द रेट ऑफ 10% माइनस किया जाएगा। तो 10,000 रुपये ये माइनस कर लिया गया, तो रिसीव हुआ 90,000। मिस्टर पेई के लिए 90,000 रुपये रिसीव हुए। ठीक है सर, अब हम इसकी और इनकम की बात करते हैं। तो एक तो इनकम इसको 90,000 रुपये इंटरेस्ट की रिसीव हुई, और सपोज करते हैं पीजीबीपी की इनकम थी 4,60,000। अब हम असेसमेंट ईयर में एंटर करते हैं। असेसमेंट ईयर 1920, प्रीवियस ईयर 1819 और असेसमेंट ईयर 1920। ये अपनी आईटीआर को फाइल करता है। फाइल करता है तो पहले पीजीबीपी की इनकम को इसने लिखा 4,60,000। अब यहां पर जब हम इंटरेस्ट इनकम को ऐड करेंगे, तो इंटरेस्ट इनकम को ऐड करेंगे तो इंटरेस्ट इनकम इसको रिसीव होती है 90,000 रुपये, और यहां पे प्लस कर दिया जाएगा टीडीएस 10,000, और यहां इंक्लूड किया जाएगा 1 लाख। जो यहां पे हमने ये किया, टीडीएस को ऐड किया, इसको कहा जाता है ग्रॉसिंग अप। और ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है? ये 198 में लिखा हुआ है। मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा था कि ग्रॉसिंग अप का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन है 198। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो टीडीएस था 10%, वो एक्चुअल रेट से माइनस नहीं हुआ है। एक्चुअल रेट तो तब पता चलेगा जब उस इनकम पे हम एक्चुअली में टैक्स निकालेंगे, पूरी इनकम को ऐड करने के बाद। तो यहां सपोज करते हैं जीटीआई 5,60,000 रुपये आ जाती है। डिडक्शन 80C का क्लेम किया 40,000, तो मिस्टर एक्स की इनकम आ जाती है 5,20,000।
तो यहाँ पे जो हमने ग्रॉसिंग अप करी, टीडीएस को ऐड कर दिया। इसका एक तरीका मैंने आपके लिए और भी बताया था, और वो तरीका मैंने बताया था कि जो इसके हाथ में रिसीव हुआ इट इज इक्विवेलेंट टू 90%। तो हम 100% भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ऑल्टरनेट था, ये 90,000 90% के बराबर है, तो 100% हो जाएगा 100/90, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख रुपए के, और उसकी इनकम में 1 लाख रुपए ऐड किया जाएगा। इसको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो फॉर्मूला बन जाता है 100/100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस। हालांकि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और नेट इनकम रिसीव्ड, नेट इनकम रिसीव्ड मतलब आफ्टर टीडीएस जो रिसीव हुआ, और इस तरीके से हमेशा ग्रॉसिंग अप हो जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन में 100/100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस 10% था, तो 100/90, और नेट इनकम रिसीव्ड 90,000, तो ग्रॉसिंग अप होने के बाद वो 1 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सब बात सेक्शन 198 में लिखी हुई है। तो हम करते हैं सेक्शन 198, ऑल सम्स डिडक्टेड। ऑल सम्स डिडक्टेड इसका मतलब ही हो गया टीडीएस, जो टैक्स सोर्स पर डिडक्ट किया गया था। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो या तो 192 में माइनस किया गया होगा, 193 में किया गया होगा, 194 में किया गया होगा, 194 में किया गया होगा, 194J में किया गया होगा, किसी भी सेक्शन में माइनस किया गया हो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। शेल फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग इनकम ऑफ असेसी, असेसी की इनकम निकालने के लिए बी डीम्ड टू बी द इनकम रिसीव्ड, उसको इनकम रिसीव माना जाएगा। हालांकि वो माइनस हो चुकी है, हाथ में नहीं आई, लेकिन आपने उसको टैक्स के तरीके से पे किया, लेकिन वो अभी सही रेट से आपने पे नहीं किया। जो पेयर था उसने तो जो एक्ट में लिखा हुआ है रेट उससे माइनस कर दिया, लेकिन एक्चुअली वो इनकम किस रेट से टैक्सेबल होगी वो हम इनकम को टोटल करने के बाद पता लगाएंगे। तो पहले आप उसको अपनी इनकम में ऐड करो, और ऐड करने को कहा जाएगा ग्रॉसिंग अप, और सेक्शन हो जाएगा 198। ठीक है सर, अब हम आगे चलें सर। अगर तो इस पे हम टैक्स निकाल लेते हैं, डेफिनेटली टैक्स निकाल लेते हैं। रेसिडेंट है, 60 से कम एज है, तो 2.5 लाख वाला स्लैब लगाएंगे, तो 5 लाख रुपए तक का हो गया 12,500। दो जो 20,000 रुपए है उसका 20%, ये हो जाएगा 4,000, इसको लिख दिया गया 16,500। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% ऐड किया जाएगा। 16,500 का हम सॉरी 16,500 का 4%, और ये आ गया 660 रुपये, तो ये हो गया 17,160 रुपये। अब यहां से टीडीएस माइनस कर देंगे, जो टैक्स सोर्स पे माइनस कर लिया गया था 10,000 रुपये, तो यहां से माइनस कर लिया जाएगा 10,000, और टैक्स पेबल आ जाएगा 7,160। तो अब जो यहां पे माइनस किया गया ये वाला, इसका सेक्शन होता है 199। मैं पहले पढ़ाता हूं फिर दोबारा से यहां आऊंगा। अब पढ़ते हैं 199। 199 में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एनी डिडक्शन मेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ चैप्टर एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां तक की लैंग्वेज में बोल दिया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड डिपॉजिटेड। shall be treated as payment of tax on behalf of the person from whose income the deduction was made। ये उस आदमी के बिहाफ पे टैक्स का पेमेंट माना जाएगा जिसकी इनकम में से माइनस किया था। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो जब वो टैक्स का पेमेंट माना जाएगा, इसका मतलब इतना टैक्स सरकार के पास पहुंच चुका है, और इतना टैक्स सरकार के पास पहुंच चुका है तो उसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए।
तो अब यहाँ पे जब हम उसको क्रेडिट देंगे, माइनस करेंगे, तो हमें जो सेक्शन लिखना चाहिए वो अंडर सेक्शन 199 लिखना चाहिए। 199 ने कहा जो टैक्स सोर्स पे माइनस हो गया वो पेई का टैक्स माना जाएगा, और जब पेई का टैक्स माना जाएगा इसका मतलब 17,160 रुपये में 10,000 रुपये ऑलरेडी पे हो चुके हैं, तो अब पेई कितना पे करेगा, 7,160 रुपये एज ए टैक्स और पे किया जाएगा। तो मैं हमेशा से ये चाहता हूं कि सीएमए को सीएमए के लेवल के हिसाब से टीच करूं, और उस टीच करने का मतलब है कि एक एक सेक्शन का इंटरप्रिटेशन और फॉर्मेट में कहाँ कब किस तरीके से लिखेंगे ये बताता हुआ चलूं। तो जब भी हम इनकम की ग्रॉसिंग अप करेंगे, ग्रॉसिंग अप का मतलब हो गया नेट इनकम में टीडीएस को ऐड करेंगे, तो हमें सेक्शन मेंशन करना चाहिए 198, और जब हम टोटल टैक्स निकाल लेते हैं और उसमें से टीडीएस को माइनस करते हैं, टीडीएस का क्रेडिट अलाउ करते हैं, तो हमें सेक्शन बोलना चाहिए 199, क्योंकि 199 ये कहता है कि जो टीडीएस पीयर के थ्रू जमा किया गया था वो पेई के ही रेस्पेक्ट में, पेई के बिहाफ पे टैक्स का डिपॉजिट माना जाएगा। और जब पेई के बिहाफ पे टैक्स का डिपॉजिट हो चुका है, इसका मतलब उतना टैक्स पेई पे कर चुका है, तो दोबारा क्यों पे करेगा, तो जो टोटल टैक्स निकल कर आएगा उसमें से टीडीएस का क्रेडिट पेई के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। तो अगर सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करने हैं तो इनकम को में टीडीएस ऐड करने का 198 होगा और टैक्स निकालने के बाद माइनस करने का टीडीएस 199 होगा। लेकिन सर इन दोनों सेक्शंस में एक एक बात और लिखी हुई है, अगर वो भी करवा दें आप। हाँ, 198 का प्रोवाइजो करते हैं, प्रोवाइडेड दैट द सम बीइंग द टैक्स पेड अंडर सेक्शन 192(1)(a फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ एन असेसी शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द इनकम रिसीव्ड। मैंने बताया था कि जो नॉन मॉनेटरी पर्क होते हैं उस पर अगर एम्प्लॉयर चाहे तो अपनी मर्जी से टैक्स पे कर सकता है और अपनी पॉकेट से टैक्स पे करेगा, तो हम मानेंगे डीम्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स सोर्स पे माइनस किया गया था, और एम्प्लॉय को फिर उस टीडीएस को, उस टैक्स को पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब जो एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से टैक्स जमा किया था नॉन मॉनेटरी परकेजेट्स पे, अब उस टैक्स को ग्रॉसिंग अप भी नहीं किया जाएगा, उसको दोबारा से परकेजेट्स की वैल्यूएशन के अंदर ऐड नहीं किया जाएगा। आप बात समझने की कोशिश करो, अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे एक कार दी विच इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंडिचर्स आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, तो मेरे लिए नॉन मॉनेटरी परकेजेट हो गया। अब इसके रेस्पेक्ट में जो टैक्स था वो एम्प्लॉयर ने खुद पे कर दिया, जो बॉस ने खुद पे किया वो मान लिया गया टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। लेकिन अब अगर यहाँ पे 198 लगा दोगे तो मेरे कार का वैल्यूएशन इंक्रीज कर जाएगा, जो कार का वैल्यूएशन एक्ट में दे रखा है प्लस जो उसके ऊपर बॉस ने अपनी जेब से टैक्स पे किया, उन दोनों को ऐड करेंगे तो कार का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। अभी तक तो क्या हो रहा था, जो इनकम हाथ में आ रही थी उसी में से माइनस हो रहा था, जब उसी में से माइनस हो रहा है तो दोबारा उसी के अंदर ऐड कर दोगे तो हम एक्चुअल फिगर में पहुंच जाएंगे। बट 192(1)(a) में जो आपके लिए परकेजेट्स के रेस्पेक्ट में टैक्स पे किया जा रहा है वो एम्प्लॉयर अपनी जेब से पे कर रहा है, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी जरा भी रिड्यूस नहीं की जा रही है। अब अगर उसको दोबारा से आप ग्रॉसिंग अप के लिए यूज करोगे तो कार का वैल्यूएशन तो इंक्रीज कर देना पड़ेगा। इसीलिए अगर नॉन मॉनेटरी परकेजेट्स पे एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से परकेजेट को, अपनी जेब से टीडीएस को पे किया हुआ है तो उसके लिए ग्रॉसिंग अप में नहीं दोबारा से ऐड किया जाएगा, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो यही बात इस प्रोवाइजो में लिखी है, प्रोवाइडेड दैट द सम बीइंग द टैक्स पेड अंडर सेक्शन 192(1)(a फॉर द पर्पजेज ऑफ कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ असेसी शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इनकम रिसीव्ड, वो असेसी की इनकम रिसीव्ड नहीं मानी जाएगी, मतलब ग्रॉसिंग अप नहीं करेंगे, मतलब कार के परकेजेट्स के अंदर जो टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया होगा उसको ऐड नहीं किया जाएगा। और जब उस टैक्स को आप दोबारा से ऐड नहीं कर रहे हो तो उसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात आप सोच सकते हो। ग्रॉसिंग अप के लिए तो यूज नहीं किया गया तो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने बताया था क्योंकि वो आप ही का टैक्स माना जा रहा है उसका क्रेडिट आपके लिए अलाउ कर दिया जाएगा। इसलिए 199 के सबसेक्शन 2 में यही बात ले रखी है। तो 198 का प्रोवाइजो और 199 का सबसेक्शन 2 ये दोनों हमेशा मिला के पढ़ने चाहिए।
इसमें क्या लिखा हुआ है, एनी सम रेफर टू इन सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 192, मतलब नॉन मॉनेटरी पर्क पे जो एम्प्लॉयर ने आउट ऑफ हिज पॉकेट टैक्स को डिपॉजिट किया होगा एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी ट्रीटेड एज टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज इनकम सच पेमेंट ऑफ टैक्स हैज बीन मेड, मतलब एम्प्लॉई। तो वो एम्प्लॉई के बिहाफ पे ही टैक्स माना जाएगा, उसका क्रेडिट दे दिया जाएगा। तो नॉन मॉनेटरी परचेज के केस में ग्रॉसिंग अप तो नहीं की जाएगी, लेकिन टोटल टैक्स निकालने के बाद क्रेडिट को अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद 199 में एक बात और पढ़ लेते हैं तो हमारे दोनों सेक्शंस हो जाएंगे। 199 का सबसेक्शन 3 कहता है द बोर्ड में फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और टैक्स पेड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर मेक सच रूल्स एज मे बी नेसेसरी। तो सबसेक्शन 3 में बोर्ड के लिए, बोर्ड का मतलब हो गया CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसको पावर दी गई है क्रेडिट अलाउ करने के रेस्पेक्ट में। आपको किसी तरीके के रूल्स बनाने हैं तो आप रूल्स बना सकते हो। क्या CBDT ने सर रूल्स को फ्रेम किया है? डेफिनेटली रूल्स को फ्रेम किया हुआ है, और जो रूल्स फ्रेम किए हैं उसमें से एक जरूरी रूल मैंने यहाँ पे लिख दिया। डिटेल्स में रूल्स हम कभी बाद में करेंगे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तब करना, लेकिन एग्जाम के लिए जरूरी जो रूल है वो यहाँ पे लिख दिया। इसको पढ़ने से पहले केस समझो तो इस रूल की वैलिडिटी, इस रूल की खास बात आप समझ पाओगे। एक माइनर चाइल्ड को इनकम हो रही है, अब जो माइनर चाइल्ड को इनकम हो रही है TDS, तो उस पर भी माइनस किया जाएगा, तो उसकी इनकम में से TDS माइनस कर लिया। लेकिन माइनर चाइल्ड की उस इनकम को पेरेंट्स की इनकम के अंदर क्लब कर दिया गया, क्योंकि क्लबिंग ऑफ इनकम में द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स। अब उस इनकम को तो पेरेंट्स की इनकम में क्लब कर दिया गया, लेकिन क्रेडिट अब किसको मिलेगा? जो सबसेक्शन 2 लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है उसके हिसाब से क्रेडिट तो उसको मिलेगा जिस पर्सन की इनकम में से TDS को माइनस किया गया था। तो क्रेडिट मिलना चाहिए था माइनर चाइल्ड के लिए, बट उसकी इनकम को पेरेंट्स की इनकम के अंदर क्लब कर दिया गया। तो इस रूल में लिखा गया है कि अगर जिस इनकम में से क्लब किया गया था वो पेई के हाथ में टैक्सेबल नहीं हो रही है, किसी और पर्सन के हाथ में टैक्सेबल हो रही है, तो क्रेडिट भी उस पर्सन को दिया जाएगा जिस पर्सन के हाथ में वो इनकम टैक्सेबल हो रही है। तो पढ़ते हैं, वेयर अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स इज असेसेबल इन द हैंड्स ऑफ ए पर्सन अदर देन द डिडक्टी। डिडक्टी यहां पे मैंने क्या एग्जाम्पल लिया? माइनर चाइल्ड। और पर्सन क्या लिया मैंने? सपोज फादर। सपोज इसलिए बोला कि मदर, फादर मदर में से किसकी इनकम में क्लब होगा? ये क्लबिंग में हमने किया हुआ है। माइनर चाइल्ड की इनकम को छोड़कर जिसकी इनकम भी ज्यादा होती है उसकी इनकम में क्लब किया जाएगा। तो यहां मैं एग्जाम्पल में मान लेता हूं फादर की इनकम में ज्यादा है, तो इनकम इज असेसिबल इन द हैंड्स ऑफ द फादर अदर देन द डिडक्टी। डिडक्टी कौन था? माइनर चाइल्ड। उसके छोड़कर उसके फादर के हाथ में वो इनकम असेसिबल हो रही है। क्रेडिट फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स डिडक्शन एट सोर्स शैल बी गिवन। जो क्रेडिट होगा टैक्स का, जो TDS माइनस किया गया होगा 199 के अंदर जो क्रेडिट दिया जाएगा, शैल बी गिवन टू अदर पर्सन। और अदर पर्सन यहाँ पे कौन है? फादर, एंड नॉट द डिडक्टी। और डिडक्टी कौन है यहाँ पे? माइनर चाइल्ड। जिसके हाथ में इनकम टैक्सेबल होगी क्रेडिट का बेनिफिट भी उसी पर्सन को दिया जाएगा, डिडक्टी को बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। क्या समझ में आ गया? तो यहां पे हमने दो सेक्शंस कर लिए, 198 और 199। 198 कहता है ग्रॉसिंग अप करो, जो आपकी इनकम में से TDS माइनस किया गया था वो टोटल इनकम निकालते समय दोबारा से इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। और 199 कहता है कि जब आप टोटल टैक्स निकाल लोगे उसमें से TDS जो आपके इनडायरेक्टली पे हो चुका है उसका क्रेडिट आपके लिए अलाउ कर दिया जाएगा। 198 और 199 अगर आपने कर लिया तो मैं अब आपको 195A बहुत ढंग से टीच कर पाऊंगा। ये दो सेक्शंस हमने कर लिए, अब मैं आपको टीच करता हूं 195A। 195A की जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो पहले आपको कम समझ में आएगी वो लैंग्वेज, लेकिन पढ़ लेते हैं, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा, फिर दोबारा से लैंग्वेज पे वापस आएंगे। इन केस अदर देन द रेफर टू इन सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 192,
हम अब जो भी कुछ पढ़ेंगे उस समय से हम 192A को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये स्पेशल केस हो गया। नॉन मॉनेटरी परकेजेट्स पे अगर एम्प्लॉयर ने टैक्स पे किया हुआ है तो ग्रॉसिंग अप नहीं की जाती है, क्योंकि उसने अपनी जेब से पे किया है, वो इनकम में से माइनस नहीं किया गया था, इसलिए इसको हम बाहर निकाल देते हैं। अब हम बाकी बातें करते हैं। वेयर अंडर एन एग्रीमेंट और अरेंजमेंट the tax chargeable on any income referred to in the foregoing provisions of this chapter is to be borne by the person by whom the income is payable. Then for the purposes of deduction of tax under those provisions, such income shall be increased to such amount as would, after deduction of tax thereon, at the rates in force for the financial year in which income is payable, be equal to the net amount payable under such agreement or the arrangement. अब ये लैंग्वेज इस समय आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन मैं जब एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा तो शायद इतनी आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहेगी। तो हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इस लैंग्वेज को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। अब देखिए ध्यान से बेटा, 195A टीच कर रहा हूं मैं आपके लिए, मजेदार सेक्शन है। यहां पे मैंने लिखा पेयर और यहां मैंने लिखा पेई। 1 लाख रुपए का पेमेंट दिया गया, और जब 1 लाख का पेमेंट दिया जा रहा था तो यहां से टैक्स माइनस किया गया 10,000। इसका मतलब पेई के हाथ में पहुंचा 90,000। और जैसा कि मैंने अभी अभी ऊपर कहा कि जो 90,000 ये 90% के इक्विवेलेंट है, तो ग्रॉसिंग अप करना बहुत इजी होगा। ग्रॉसिंग अप 90,000 और 10,000 इसके अंदर ऐड कर दिया तो कितनी इनकम हो गई? 1 लाख। और उसे पता चल गया 1 लाख का 10% 10,000 माइनस किया गया था। ये मैंने लिखा केस 1। ये केस दोबारा से करना जरूरी था, तभी आप केस 2 को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अब मैं कहता हूं पेयर एंड पेई के बीच में एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट बोलो या अरेंजमेंट बोलो, और इसके अकॉर्डिंग टैक्स TDS will be borne by payer। जो TDS है वो पेयर अपनी जेब से पे करेगा, वो पेई की सैलरी या पेई की जो भी इनकम होगी उसमें से माइनस नहीं किया जाएगा। ये पेयर और पेई के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम एग्जाम्पल डिजाइन कर लेंगे, मैं कहता हूं डिजाइन करो। वो कहते हैं सर लाख रुपए से डिजाइन करें, मैं कहता हूं लाख रुपए से डिजाइन करो। तो सर यहां से 1 लाख रुपए दिया गया, तो सर TDS तो अब माइनस नहीं होगा, तो इसके पास 1 लाख रुपए पूरा पहुंच गया। और जब 1 लाख रुपए इसके पास पूरा पहुंच गया और टैक्स इसको अपनी जेब से पे करना है, सरकार कहेगी हाँ जी TDS हमें दो। स्टूडेंट कहते हैं सर 1 लाख का 10% 10,000 रुपये अपनी जेब से पे कर देगा। लेकिन अब दिक्कत हो गई। अब हम 198 में पढ़ चुके हैं, जो TDS सरकार के पास जाएगा वो डिडक्टिव की इनकम मानी जाएगी, उसकी इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ये पढ़ा था। बस इसका एक एक्सेप्शन है, 192 सबसेक्शन 1 है, बस उस केस में ग्रॉसिंग अप नहीं होगी, अदरवाइज तो हर केस में ग्रॉसिंग अप होगी। अब यहां पे हम ग्रॉसिंग अप करते हैं। हम जब ग्रॉसिंग अप करेंगे तो 1 लाख और जो 10,000 रुपये टैक्स पे किया गया वो भी तो पेई की इनकम मानी जाएगी, क्योंकि पेई का टैक्स कोई और अपनी जेब से पे कर रहा है तो वो पेई के लिए इनकम बन जाएगी। तो इसकी इनकम तो 1,10,000 रुपये हो गई। अब अगर 1,10,000 रुपये हो गई, 1,10,000 रुपये का जब हम 10% निकालेंगे तो निकल कर आएगा 11,000, लेकिन TDS तो केवल 10,000 माइनस किया गया था। ऊपर वाले केस में ग्रॉसिंग अप करने के बाद 1 लाख और 1 लाख का 10% 10,000, TDS 10,000 माइनस किया गया था। तो ये 10,000 रुपये जमा करेगा, लेकिन जब वो अपनी इनकम दिखाएगा तो इनकम 1,10,000 रुपये दिखाएगा, और 1,10,000 रुपये के रेस्पेक्ट में TDS होता है 11,000।
तो अब इसने इसका मतलब कम टीडीएस जमा किया था, इसने 10,000 किया था, टीडीएस 11,000 रुपये, तो 1,000 रुपये टीडीएस कम माइनस किया गया था। अब ये बेचारा फंस जाएगा, इसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो क्या करेगा पेयर? अब उसको समझना जरूरी है। पेयर ये करेगा कि अगर मैंने 1,00,000 रुपये देना है, इसके हाथ में पहुंचे, तो टीडीएस अगर एक्स है तो टोटल इतना पहुंचेगा, इसमें से टीडीएस माइनस कर देते हैं। टीडीएस क्या हो जाएगा? वो 10% के रेट से निकाला जाएगा। इंटू 1,00,000 प्लस एक्स। समझ में आया? और ये किसके बराबर होना चाहिए? ये 1,00,000 रुपए के बराबर होना चाहिए। 1,00,000 प्लस एक्स जो टीडीएस होगा, इतना अमाउंट, इस पर टीडीएस माइनस करो और वो किसके बराबर हो जाए? वो 1,00,000 रुपए के बराबर हो जाए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1,00,000 प्लस एक्स माइनस, अब इसको हम माइनस करेंगे जब, तो 1/10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस एक्स बाई 10 इज इक्वल टू 1,00,000। क्या समझ में आया? 10/100 को हमने 1/10 कर दिया, फिर ब्रैकेट को ओपन किया, 1,00,000 रुपये 10,000 रह गई और x बाई 10 हो गया। अब ये हो गया 1,00,000 प्लस एक्स माइनस 10,000 माइनस x/10 इज इक्वल टू 1,00,000। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये x माइनस x/10 इज इक्वल टू हो गया 10,000। ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि 1,00,000 से तो 1,00,000 ये कैंसिल हो जाएगा और 10,000 राइट हैंड साइड में पहुंच जाएंगे। इधर रह जाएगा x माइनस x बाई 10, तो ये हो जाएगा 9x बाई 10 इज इक्वल टू 10,000। क्या समझ में आया आपके लिए? तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1,00,000/9। मैं एक सिंपल तरीका भी आपको दूंगा, लेकिन मैं एक्ट की लैंग्वेज आपको पहले समझा रहा हूं, मैं सिंपल लैंग्वेज भी दूंगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 1,00,000 को 9 से डिवाइड कर दो, और 1,00,000 को आपने 9 से डिवाइड किया तो आ गया 11,111। तो अब दोबारा से पेयर और पेई लिखते हैं। अब रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसको 1,00,000 रुपए दे दिया गया पूरा, और टीडीएस पेड बाई पेयर 11,111। अब जब ये अपनी इनकम लिखेगा 1,00,000 रुपए और इसमें टीडीएस को ऐड करेगा 11,111, तो 1,11,111। अब इसका अगर आप 10% निकालते हो, 10% ऑफ 1,11,111, तो निकल के आता है 11,111। अब एक्चुअली में जो इनकम ग्रॉसिंग अप के बाद होनी चाहिए थी, उसी का 10% पेयर ने अपनी जेब से पे किया, तो पूरा टीडीएस पेयर ने पे कर दिया। नाउ पेयर विल नॉट हैव टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस। ये मैंने मैथमेटिकली करके दिखा दिया, लेकिन इसका हमेशा सिंपल तरीका होता है। जो भी पेई के हाथ में पहुंचो इस एग्जाम्पल में, उसको आप मान लो 90%। अब पेई के हाथ में जो पहुंचा, अगर उसको आप 90% मानो, हमेशा ये मानो 10% के बाद पहुंचा, तो वो ग्रॉसिंग अप किस तरीके से कर देंगे? अब दूसरा ऑल्टरनेट दे रहा हूं, वो हो जाएगा 1,00,000 इंटू 100/90। देखो यहां पे भी 1/9 आ गया था, एंड में 10/9 आ गया था। देखो बिल्कुल सेम कैलकुलेशन आ गई अगर इसको आप इससे कंपैरिजन करोगे तो। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ग्रॉसिंग अप करोगे तो 1,00,000 इंटू 100/90, और ये आ जाएगा 1,11,111 के बराबर। इतना इजी है, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर रेट ऑफ टीडीएस 30% हो, तो जो भी पेई के हाथ में पहुंचेगा वो 70% होगा। ग्रॉसिंग अप कर लो, सबसे इजी मेथड तो मैं यही मानता हूं।
लेकिन स्टूडेंट्स गलती क्या कर जाते हैं, वो कहते हैं 1 लाख का पेमेंट दिया गया तो टीडीएस 10,000 होगा और पेड 10,000 अपनी जेब से पे कर देगा। अगर पेई की इनकम में से ही माइनस हो रहा होता तब तो 10,000 टीडीएस आता, लेकिन टीडीएस अगर पेयर अपनी जेब से पे बॉन करेगा तो एक्चुअली में जो टीडीएस पे कर रहा है वो भी तो इनकम का हिस्सा बन जाएगा, तो इनकम बढ़ जाएगी तो बड़ी वाली इनकम में से टीडीएस मानना चाहिए। तो 2 तरीके हैं, एक तो जो मैंने एक्स मान के करवाया, दूसरा ऑल्टरनेट आप जो भी एमपीई के हाथ में पहुंचे उसको आप 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस इतने परसेंटेज के बराबर मान लो और ग्रॉस इनकम कर दो, तो इतना आपके लिए टोटल पेमेंट देना पड़ेगा। इसमें से 1 लाख रुपए तो आप पेई को दे दो और टीडीएस के तरीके से 11,111 रुपये आप जमा करवा दो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर मैं आपको अब लैंग्वेज समझाता हूँ और आप समझ पाओगे कि हाँ सर लैंग्वेज तो यही कह रही है। अब ध्यान से देखना, जो लैंग्वेज मैं आपको समझाऊंगा मैं चाहता हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करो तो खुद आप लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन कर पाओ। इन केस अदर देन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 192, इसको तो छोड़ दें, बस ये क्रॉसिंग अप नहीं हुआ करेगी, ये कह रही है। वेयर अंडर एन एग्रीमेंट और अदर अरेंजमेंट the tax chargeable on any income referred to in the foregoing provisions of this chapter is to be borne by the person by whom the income is payable। तो यहां से लेकर यहां तक इसका मतलब हो गया टीडीएस borne by payer, यही मतलब हो गया। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो कौन पे करेगा, जो इनकम को पे कर रहा है, मतलब पेयर। देन तो क्या होगा, अब कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर दोज प्रोविजन। तो टीडीएस निकालने के लिए क्या करो, तो टीडीएस निकालने के लिए आप करो सच इनकम शैल बी इंक्रीज्ड, मतलब वो कह रहे हैं इनकम को इंक्रीज करो टू सच अमाउंट, इस अमाउंट को मैं एक्स मान लेता हूं, जो इनकम पहुंची होगी पेई के हाथ में उसकी बात कर रहे हैं। अमाउंट इंक्रीज टू सच अमाउंट एज वुड आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स देयर ऑन। अब इस पर टीडीएस माइनस करो, टैक्स ऑन इनकम प्लस एक्स। मैंने यही किया था, इनकम थी आपकी 1 लाख प्लस 10 और टैक्स था 10/100 एट द रेट्स इन फोर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर, और मेरे केस में रेट कितना था 10%। बी इक्वल, और ये किसके बराबर आ जाए, टू द नेट अमाउंट पेबल अंडर सच एग्रीमेंट, और नेट अमाउंट कितना था, जो इनकम हमने पे करी थी। देखो आप वही फॉर्मूला बन गया जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था। सच इनकम, जो इनकम पे की गई होगी, शैल बी इंक्रीज, एक्स हमने इंक्रीज मान लिया। अब बढ़ी हुई में से टीडीएस माइनस करो और वो उसी के बराबर पहुंच जाए जो इनकम पे की गई थी इनकम। एग्जैक्टली मैंने यही बनाया था, मैंने लिखा इनकम प्लस एक्स और इसका टीडीएस माइनस किया और 1 लाख के बराबर रख दिया, तो हमें टीडीएस का अमाउंट मिल गया 11,111। ये लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन है, अदरवाइज ग्रॉसिंग अप करना बहुत ईजी है। आप सब भूल जाओ, जो भी पेई के हाथ में पहुंचा होगा इस एग्जाम्पल के हिसाब से वो 90%, टीडीएस करे 20% तो 80%, टीडीएस करे 30% तो 70%, उसके अकॉर्डिंग ग्रॉसिंग अप कर दो, एक लाइन में आपका एग्जाम्पल निकल कर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं और मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं लैंग्वेज को इंटरप्रेटेड करना सिखाना चाहता हूं, तो आपको अब ये लैंग्वेज समझ में आ गई। पढ़ो समझो, केवल एग्जाम पास ही नहीं करना है, वो तो प्राइम मोटो है, एग्जाम हमारा निकल जाए, एग्जाम्शन आ जाए, रैंक आ जाए, ये तो बहुत ज़रूरी है अच्छे कैरियर के लिए। लेकिन केवल इन्हीं से काम नहीं चलेगा। जब हम प्रैक्टिस करने मार्केट में आते हैं या जॉब भी करना चाहते हो, तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपके इंस्टीट्यूट से ये प्लेसमेंट अच्छा होने लगा है, अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, वो टैक्स का कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछती हैं। और बच्चे मुझसे एडवाइस लेने आते हैं, सर हम टैक्स में क्या तैयार कर लें, किस टॉपिक से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं 2 चैप्टर जरूर बोलता हूँ। एक तो मैं कहता हूँ फाइलिंग ऑफ रिटर्न असेसमेंट प्रोसीजर, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और दूसरा मेरा होता है टीडीएस। प्रैक्टिकल लाइफ में
किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी कंपनी को जो पैसा अर्न कर रहा है, जिन 2 चैप्टर्स से काफ़ी सामना होता है, उन चैप्टर्स के बारे में नॉलेज होना उनके एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप जॉब करते हो या अपनी प्रैक्टिस करते हो, टैक्स की फील्ड में फ्यूचर में कुछ भी करना चाहते हो, तो टीडीएस पे आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, और वो मास्टरी यहाँ मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी तरीके का आप लोगों के लिए कोई डाउट है तो मुझे आप मेल कर सकते हो, और मेरा ईमेल आईडी है imsb003@gmail.com। मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9899070452। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।